हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मनीष गुप्ता है और आप देख रहे हैं BSCG क्लासेस। तो पिछली वीडियोस में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, यानी वायरस के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में और जनरल अकाउंट के जनरल अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम जाके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ये रहा, ये देखिए यहाँ पे हमने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ा। देन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स पढ़े, प्यूरिन पिरामिडेंस पढ़े, ठीक है। ये जो हमारे ये थे, क्या नाम है, एडेनिन गुएनिन हो गए, हाँ, थाइमिन, साइटोकाइनिन, यूरेसिल, ये सारे जो पढ़े थे। साइटोनिन, सॉरी साइटोकाइनिन नहीं, साइटोकाइनिन तो प्लांट हार्मोन होता है। साइटोनिन, साइटोजिन, सॉरी साइटोजिन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आरएनए वायरस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आरएनए वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वायरल टैक्सोनॉमी पढ़ा, डीएनए वायरस के बारे में पढ़ा। डीएनए वायरस में हमने टी फेज़ के बारे में पढ़ा। टी फेज़ में बैक्टीरिया फेज़ जो था आपका, उसके बारे में पढ़ा। वायरन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। देन अब हम आते हैं आरएनए वायरस में। यानी आरएनए वायरस आपका क्या होता है? टबैको मोज़ेक वायरस। आपने पढ़ा ही, मतलब पहले ही मैंने बता दिया था कि आरएनए वायरस आपका क्या होता है? टबैको मोज़ेक वायरस है। तो गाइज वीडियो लंबा हो जाता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से सुने, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं या आप करियर में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, देन आपके लिए नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ना ही सिर्फ BSCG वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है या कोई मेडिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल अगर क्रिस्टल क्लियर रहेगी तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है गाइस। और रही बात, वीडियो का अभी तक मुझे एक अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला, बट कोई नहीं, हम आशा करते हैं कि और भी जब तक ये लोगों द्वारा मतलब सही हाथों में नहीं पहुंचेगा, तब तक ये क्या होगा, शेयर नहीं होगा, है ना। वही वाली बात है। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में ये पूरा का पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देन आफ्टर हम नए यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे, नया यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे कि वायरस कैसे रेप्लिकेशन करता है। तो उससे पहले जब नया यूनिट स्टार्ट हो, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को आज के दिन समाप्त कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आरएनए वायरस के साथ, यानी TMV। TMV क्या है आपका? टबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये किस टाइप का वायरस होता है? तो आरएनए वायरस होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। You have already learned that viruses have RNA, having RNA as their genetic material are known as RNA virus। जिनके पास जेनेटिक मटेरियल में RNA होता है, देन वो क्या कहलाते हैं? RNA वायरस कहलाते हैं। ठीक है। द वायरस फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ होस्ट सेल। अगर वायरस को सर्वाइव करना है, अगर रेप्लिकेट करना है, यानी उसकी मशीनरी को यूज़ करके अपने प्रोजेनिस तैयार करने हैं, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत क्या ज़रूरत पड़ता है? होस्ट सेल की ज़रूरत होती है ना। तो वही होस्ट सेल रिक्वायर करता है ये अपने वायरस, अपने सर्वाइवल के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द होस्ट सेल इज DNA। अब क्या होता है कि हम किसी भी होस्ट की बात करें तो वो सेल के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो किसका बना होता है? DNA का बना होता है। ओके, और वायरस क्या है हमारा? RNA। तो द होस्ट सेल हैज़ द मशीनरी टू रेप्लिकेट DNA बट डज नॉट हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट RNA, है ना। होस्ट सेल के पास क्या मशीनरी में क्या है? रेप्लिकेट करने के लिए क्या है? DNA है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, बट डज नॉट हैव टू एबिलिटी टू रेप्लिकेट RNA। लेकिन RNA को रेप्लिकेट करने के लिए कोई ऐसी मशीन एबिलिटी नहीं है उसके पास। तो क्या होता है देखो, हाउएवर द होस्ट सेल हैज द नेसेसरी मशीनरी टू ट्रांसक्राइब DNA टू मैसेंजर RNA। तो उनके पास कुछ एक नेसेसरी मशीनरी होती है जो कि क्या कर सके? ट्रांसलेट कर सके DNA को, या ट्रांसक्राइब कर सके, या ट्रांसक्रिप्टेज जो भी है। हमने पढ़ा था ना पीछे, वायरल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने न्यूरोएमिनिडेज एंड क्या था, हेमाग्लूटिन, हाँ, हेमाग्लूटिन के बारे में 2-3 एंजाइम्स के बारे में पढ़े थे, जो कि वायरस एज अ होस्ट के अंदर जाके वो यूज़ करता है। ठीक है, वायरस के पास कोई एंजाइम नहीं होता, वायरस होस्ट का एंजाइम में के सेल में जाके दाखिल होके देन वो एंजाइम्स बनाता है। तो देखिए क्या है, so for RNA virus to replicate must have a mechanism necessary to produce more genetic material। तो RNA वायरस जो है उसको रेप्लिकेट करने के लिए, अपने मैकेनिज्म को चलाने के लिए, उसको बहुत जरूरी है कि वो अपने जेनेटिक ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करे। तो RNA for new viruses
आरएनए की बात करें तो बनाना, नए वायरस बनाने के लिए हमें आरएनए की जरूरत होगी, तो वो आरएनए जो बनाएगा कैसे बनाएगा, तो देखते हैं अभी आगे। फॉर सर्टेन आरएनए वायरसेस द आरएनए रेप्लिकेट बाय वायरल एंजाइम, है ना, रेप्लिकेज, यहाँ पे रेप्लिकेज आ गया ये वर्ड रेप्लिकेज। तो क्या है, जब आरएनए वायरस जो है जब उसको रेप्लिकेट करना होता है तो किससे रेप्लिकेट करेगा भाई, सिंपल सी बात है कि उसको वायरल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, है ना, रेप्लिकेज करने के, रेप्लिकेट करने के लिए। तो विच इज कंटेन्ड इन द वायरस, जो कि वायरस के अंदर कंटेन होता है। इन सम आरएनए वायरसेस हैं, कुछ जो आरएनए वायरस होते हैं, द वायरल आरएनए जीनोम कोड्स द एंजाइम रेप्लिकेज, ठीक है। तो वायरल एंजाइम जो सॉरी आरएनए जीनोम जो होता है, वायरस के पास जो आरएनए जीनोम होता है वो बिल्कुल एंजाइम्स को क्या करता है, कोड करके रखता है ना, कोडिंग करके, एंजाइम की कोडिंग या कहूँ कोड करके रखता है। द एंजाइम रेप्लिकेज इज सिंथेसिस इन द होस्ट सेल। अब क्या होता है, जब जैसे ही क्या होता है, एंजाइम रेप्लिकेज करने के लिए, उसको बनाने के लिए होस्ट सेल के अंदर जो दाखिल होता है कौन, वायरस, तो हेल्प ऑफ द होस्ट सेलुलर मशीनरी, और वो क्या करता है, होस्ट सेल की मशीनरी की मदद से एंजाइम खुद को रेप्लिकेट करने के लिए एंजाइम क्या करता है, प्रोड्यूस करने लगता है, मतलब सिंथेसिस करने लगता है, प्रोड्यूस नहीं करता, सिंथेसिस करता है, किसके, होस्ट सेल के मशीनरी की मदद से। ओके, इन अदर वायरसेस ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कंटेन्ड इन द वायरस कन्वर्ट्स द वायरल आरएनए इनटू डीएनए, ठीक है। कुछ वायरस क्या होते हैं जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कंटेन होता है ना, इन द वायरस कन्वर्ट द वायरल आरएनए इनटू डीएनए, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। देन क्या होता है, वायरस क्या करता है, फिर उसके बाद आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, विच इज देन रेप्लिकेट बाय द which is then replicated by the host cell, और वो किसके द्वारा रेप्लिकेट होता है, होस्ट सेल के द्वारा रेप्लिकेट होता है। अमॉन्ग द प्लांट वायरसेस की बात करें तो टबैको मोज़ेक वायरस जो है हैज़ बीन स्टडीड मोर एक्सटेंसिवली, हाँ, हमने टबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा तरीके से, मतलब ज़्यादा जानकारी के साथ हमने पढ़ा है। क्या है, टीएमवी यूज्ड इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेशली फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। टीएमवी हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्लांट के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, कि प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, एंड देयरफॉर विल बी स्टडीड इन डिटेल, और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ने वाले। देखिए क्या है, टबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी इज हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट एज इट वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड बाय दिमित्री लेविन्स्की, ओके, एंड द फर्स्ट वायरस भी क्रिस्टलाइज्ड बाय वेंडल स्टैनले, है ना। हमें पता है कि क्या पहला वायरस किनके द्वारा डिस्कवर करा गया था, दिमित्री लेविन्स्की के द्वारा डिस्कवर करा गया था। कौन सा वायरस था, टीएमवी था, टबैको मोज़ेक वायरस था, और बाद में इसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में किसने ढूंढा था, तो वेंडल स्टैनले ने, है ना, हमने जैसे कि देखा था। तो टीएमवी इन्फेक्ट्स टबैको एंड अदर प्लांट्स लाइक टमाटो, है ना। टीएमवी हमारा टबैको को तो करता ही करता है इनफैक्ट, और टमाटो को भी करता है, स्पेनिश को भी करता है, एंड पेपर एंड काउज कंसिडरेबल डैमेज टू प्लांटेशंस, ठीक है। और क्या करता है ये, अच्छा खासा ये क्या करता है, प्लांट के लीव्स को या प्लांट को डैमेज पहुंचाता है ना। कर्ली लीव्स हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, टबैको मोज़ेक वायरस की वजह से होते हैं। आई बात समझ में आपको। तो ये वायरस जो है किन्हें इन्फेक्ट करता है, टमाटो, स्पेनिश, पेपर, इन सबको इन्फेक्ट करता है। प्लांट सेल वॉल मस्ट बी डैमेज फॉर द वायरन टू एंटर द सेल एंड काउज इन्फेक्शन। क्या होता है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, तो मस्ट बी डैमेज, क्या होता है, वायरस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। और क्या होता है, वायरन को जब एंटर करना होता है तो सबसे पहले सेल वॉल को ही ब्रेक करेगा ना, सेल वॉल को ब्रेक करके एंटर करेगा, तो वही सेल वॉल को डैमेज करता हुआ अंदर जाता है, और क्या होता है, ये एक इन्फेक्शन फैलाता है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ टीएमवी इन्फेक्ट्स बिकम येलो। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखती है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल रिलीज होती है, देन वो क्या होता है, टीएमवी जो है लीव्स को इस तरीके से इन्फेक्ट करता है कि वो लीव्स जो है येलो दिखने लगती है। क्या होता है, कलर उसका येलोइश हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल एज अ रिजल्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। और वो क्यों होता है येलो लीफ, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, देन रिजल्ट क्या आएगा, वायरल इन्फेक्शन, है ना। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि भाई उसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है। कौन सा वायरल इन्फेक्शन, टबैको मोज़ेक वायरल इन्फेक्शन है, टीएमवी वायरल इन्फेक्शन है।
द डिजीज इज टर्म्ड एज टबैको मोज़ेक डिजीज। अब ये डिजीज क्या कहलाता है? टबैको मोज़ेक वायरस से होने वाली डिजीज क्या कहलाएगी? टबैको मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर, कर्ली लीव्स, है ना। तो बिकॉज द इन्फेक्टेड लीव्स डेवलप अ कैरेक्टरिस्टिक्स मोज़ेक पैटर्न। क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड लीव होता है वो क्या डेवलप कर लेता है? एक मोज़ेक लाइक पैटर्न डेवलप कर लेता है। अभी मैंने बताया ना मोज़ेक लाइक पैटर्न, आपने देखा होगा मोज़ेक किस तरीके से होता है, एकदम कर्ली टाइप, अजीब सा, मतलब उस टाइप का हो जाता है। और येलो इज क्लोरोटिक इन्फेक्टेड लेसन अल्टरनेटिंग विथ ग्रीन रीजन। अब क्या होता है, ये जो येलो इस जो पार्ट जो हो जाता है, जहाँ जहाँ पे येलो इस धब्बे या हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक तरीके से लेसन कहे ना, घाव टाइप कह सकते हैं, पौधे के ऊपर हो जाता है। मतलब वो ग्रीन रीजन को क्या करने लगता है? येलोइश करने लगता है, पीला करने लगता है, क्लोरोफिल खत्म करने लगता है। देन क्या होता है? लीफ ऑटोमेटिकली येलोइश होने लगता है। ओके, द मोज़ेक डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड लाइट ग्रीन एंड येलो पैचेस ऑन लीव्स बाय मेकिंग अ मोज़ेक पैटर्न। अब देखिए कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं इसको, हम पता कैसे कर सकते हैं कि भाई इसमें आपका टबैको मोज़ेक डिजीज जो है हो रखा है, तो क्या होगा उसमें जो ग्रीन कलर का जो लीफ होगा आपका, वो क्या होगा? मिक्स्ड लाइट ग्रीन लगेगा, और क्या होगा? येलो पैचेस दिखेंगे, येलो येलो धब्बे दिखेंगे, और वो एक मोज़ेक लाइक पैटर्न बनाएगा, यानी कर्ली टाइप हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये टबैको मोज़ेक वायरस या टबैको मोज़ेक डिजीज से इन्फेक्टेड है। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो टीएमवी इज ए पॉजिटिव सेंस में बात करें, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की बात करें तो जो बिलोंग करता है आपका क्लास 4 से बिलोंग कर रहा है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में जब जाएंगे ना तो क्लास 4 में आप देखिएगा जाके, हाँ, कि वो पॉजिटिव सेंस में आरएनए वायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। तो विद हेलिकल सिमेट्री होता है, हेलिकल सिमेट्री होता है। इट्स अ लॉन्ग थिन रोड शेप्ड पार्टिकल्स मेजरिंग अबाउट 300 नैनोमीटर। ठीक है, जो उसके जेनेटिक मेटेरियल होते हैं वो क्या किस टाइप का होता है? लंबा होता है काफ़ी ज़्यादा, और वो क्या होता है? थिन होता है, बिल्कुल पतला होता है। और किस तरीके से होता है? शेप बिल्कुल सिलेंडर रॉड लाइक कहो या सिलेंडर लाइक होता है, हेलिकल, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मेजरिंग कितना होता है? वो 300 नैनोमीटर इन लेंथ होता है। उसकी लंबाई की बात करें तो 300 नैनोमीटर लेंथ होता है। एंड 15 टू 17 नैनोमीटर क्या होता है? डायमीटर में होता है। उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 15 टू 17 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके, द ट्यूब इज हॉलो एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ट्यूब क्या होता है आपका? हॉलो होता है और कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कैप्सोमर्स। कौन सी प्रोटीन? कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? कैप्सिड्स की यूनिट है। कैप्सिड की, कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। और कैप्सोमर किसका बना होता है? तो प्रोटोमर्स का होता है। प्रोटोमर्स क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात आ रही है ना आपको समझ में? तो यही चीज़ हमें समझ है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रोटोमर्स क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। बहुत सारे प्रोटोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सोमर्स बनाते हैं, और कैप्सोमर्स मिलके कैप्सिड बनाते हैं। ओके, तो अरेंज्ड इन हेलिकली अराउंड द सेंट्रल रॉड। अब वो क्या होता है? सेंट्रल रॉड में हेलिकली समझ रहे? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं ना, जैसे कि वेव टाइप, उस टाइप से क्या होता है? कंपोज्ड होके वो उस होलो पैटर्न में या सेंट्रल कोर में रहता है। आगे बात समझ में आपको? द सेंट्रल कोर इज 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या होता है? सेंट्रल कोर कितने क्या होता है उसका डायमीटर? 4 नैनोमीटर डायमीटर होता है ना। एंड रन्स थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द वायरस, है ना। जहाँ पे वो वायरस का लेंथ जा रहा है वहाँ तक वो गहरा होता है। एक कंप्लीट रॉड ऑफ टीएमबी कंटेंस एक अबाउट 2130 कैप्सोमर्स। अगर मैं बोलूँ कि एक कंप्लीट रॉड हो क्या किसका? टबैको मोज़ेक वायरस का, तो कितने कैप्सोमर्स कंटेन करता है? तो 2130 यानी 2130 कैप्सोमर्स कंटेन करता है। ये देख रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे ये क्या होंगे? टोटल कितने होंगे? 2130 कैप्सोमर्स कंसिस्ट करता है। ये देख लीजिए आप, ये इसका डायमीटर दे रखा है, 100 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है। ये आरएनए है, ये हेलिक्स, आरएनए का क्या है? हेलिक्स है ना, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये आरएनए। तो ये टबैको मोज़ेक का पैटर्न है, शोइंग प्रोटीन सब यूनिट्स, ये रहे सब यूनिट्स है ना, टैग्ड बाय द, और क्या ये आरएनए हेलिक्स से टैग्ड है। हाँ, देयर आर अबाउट 16 कैप्सोमर्स इन ईच हेलिकल टर्न। और एक हेलिकल टर्न है, ये देखिए, ये एक हेलिकल टर्न जब लेता है तो कितने कैप्सोमर्स कैरी करता है? 16 कैप्सोमर्स कैरी करता है। कितने? 16 कैप्सोमर्स कैरी करता है। हालांकि आप ये पिक्चर को देखिए, कंसिडर मत कर लीजिएगा कि इसमें 2130 कैसे आएगा, बट होता एक्चुअल में जो होंगे ये बड़े छोटे छोटे कैप्सोमर्स होते होंगे।
तो देन इसके क्या होंगे 2130 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टर्न में कितने होते हैं 16 कैप्सोमर्स होते हैं हेलिकल टर्न में। हाँ, द सब यूनिट प्रोटीन ऑफ द कैप्सिड अलोंग विद द आरएनए फ्रॉम ए क्लोज स्पाइरल, और सब यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है कैप्सिड का अलोंग किसके अलोंग होता है, अरे भाई सिंपल सी बात है, वो आरएनए के अलोंग का होगा। आरएनए को ही तो कवर कर रखा होगा, जेनेटिक मेटल को, है ना। कहते हैं ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोटीन से कवर करता है किसको, अपने जेनेटिक मेटल को। तो ये स्पाइरल जेनेटिक मेटल को किससे कर रखा है, किससे क्लोज कर रखा है, कैप्सिड से क्लोज कर रखा है। देयर इज नो एनवेलप एक्सटर्नल टू द कैप्सिड, और क्या होता है कैप्सिड के पास कोई भी एक्सटर्नल एनवेलप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ वायरस के पास होता है ना, आपका एनवेलप होता है ना। एनवेलप आपका किसका बना होता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है ना। तो ये एनवेलप लेस कह सकते हैं, एनवेलप लेस वायरस है। कुछ पे एनवेलप होता है, हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने एनवेलप के बारे में पढ़ा था। आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख के आप, हाँ मैं ये कहूँगा कि कोई भी पार्ट आप लगा के और एकदम से देखना स्टार्ट मत कर दिएगा। आप जब भी इन वीडियोस को देखें तो आप सबसे पहले पहला पार्ट देखें, देन उसके बाद दूसरा पार्ट देखें, फिर तीसरा पार्ट देखें, फिर चौथा पार्ट देखें, है ना। तभी आपको एकदम कहेंगे सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप बीच बीच से देखेगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में नहीं आने वाला है। आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि आपको कहीं से भी आपने स्टार्ट करा और आपको कहीं से भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। आप पहला पार्ट जरूर देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट देखिए और चौथा पार्ट देखिए, पूरा देखिए, चाहे आपको फास्ट फॉरवर्ड क्यों ना करना पड़े, है ना। 1.25 तक तो आप मतलब आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ सकती है, तो आप 1.25 की स्पीड पे कर लीजिए और आराम से इस पूरे वीडियो को देखिए। हाँ, पूरा लेक्चर सुनिए, बहुत अच्छा होगा, आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा, आगे के लिए भी बहुत अच्छा होगा, है ना। आप मेडिकल लाइन से, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा होगा। तो आप कृपया करके सारे पार्ट्स को देखें। तो आगे देखिए क्या है, द पॉजिटिव सेंस प्लस SsRNA इज हेलिकली कॉइल्ड, है ना। क्या होता है SsRNA जो होता है ना, पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे क्या होता है पॉजिटिव सेंस में भी होते हैं और नेगेटिव सेंस में भी होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव सेंस डायरेक्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता किसमें, डीएनए में या मैसेंजर आरएनए में, है। उसको पहले नेगेटिव सेंस में आना पड़ता है, देन आफ्टर क्या होता है बताइए, बोलिए, कमेंट में करके बताइएगा, है ना, क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको। इट्स जीनोम इज ए सिंगल कॉपी ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए दैट कंटेन्स 6395 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, है ना, बेसेस, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, नाइट्रोजियस बेसेस जो होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड के, वो कितने कॉपी, एक जीनोम जो है, एक सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम पॉजिटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए की बात करें तो कितने न्यूक्लियोटाइड एक्वायर करता है, तो भाई ये 6395 न्यूक्लियोटाइड एक्वायर करता है, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है, एंड ए कैप ऑफ 5, है ना, 5 ये करके, ये देखिए ये जो 5 करके जो है, मतलब ये जहाँ पे किससे कनेक्ट होता है, दूसरे वाले हेलिकल स्ट्रक्चर से कनेक्ट कहाँ होता है, ये आपको पहले पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर समझना होगा, देन आपको ये समझ में आएगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो ना आपके सिर्फ और सिर्फ डीएनए समझाने के लिए, डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर समझाने के लिए होगा, है ना, अगला वीडियो इसके बाद वाला, देन वो आप देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, देन आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कहेंगे ना क्रिस्टल क्लियर, देन वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टर्मिनस, है ना, 5 डैश टर्मिनस के पास, 5 टर्मिनस के पास कैप होता है ना, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। हाँ, आगे है द आरएनए मॉलिक्यूल्स फोल्ड्स इनटू टीआरएनए लाइक स्ट्रक्चर, है ना। अब ये क्या होता है टीआरएनए, मैंने बताया था टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है ना। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना लूंगा आरएनए के बेस्ड पे कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वो क्या जाके किस पे जाके जुड़ जाते हैं, 3 एंड में जाके जुड़ जाते हैं, है ना, फोल्ड हो जाते हैं। और फिर क्या है देखिए, टीएमबी जीनोम इनकोडेड फॉर ओनली 4 काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अब ये टीएमबी जीनोम क्या करता है, ये सिर्फ 4 ही प्रकार के प्रोटीन से क्या होता है, इनकोडेड होता है ना। जीनोम जो आपका है आरएनए जीनोम है, तो उसको कितना 4 टाइप्स के प्रोटीन से इनकोडेड होता है। 2 आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आरएनए। मैं आरएनए के कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें पॉलीमरेज जो है, एंड द अदर 2 कॉम्पोनेंट्स आर वायरल कैप्सिड, ठीक है। पहला कॉम्पोनेंट क्या होता है, पॉलीमरेज होता है ना, और देन आफ्टर क्या होता है, 2 क्या होते हैं, वायरल कैप्सिड होते हैं ना, वायरल प्रोटीन। ओके, तो यहाँ तक आपको आरएनए वायरस टीएमवी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता चल चुका है। देन अदर हम आगे चलते हैं, अदर
में क्या है देखिए, अदर वायरस लाइक थिंग्स, सब वायरल पार्टिकल्स की बात करेंगे। हमने वायरल की बात कर ली, वायरस की बात कर ली, सॉरी वायरस की बात कर ली है। वायरस के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया है, डिटेल के साथ पढ़ लिया है हमने। आरएनए और डीएनए वायरस के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम वायरस लाइक पार्टिकल्स की बात करेंगे, वायरल लाइक थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, सब वायरल पार्टिकल्स की बात करेंगे। दीज आर वायरस रिलेटेड एजेंट। क्या होते हैं ये? वायरस रिलेटेड एजेंट होते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, लेकिन वो वायरस नहीं होते, है ना। समथिंग्स कॉल्ड एटिपिकल वायरस, है ना, एक एटिपिकल वायरस होता है। डेट आर स्मॉलेस्ट नॉन पैथोजेंस। और वो क्या है, मतलब हम सबसे छोटे, मतलब कहेंगे स्मॉलेस्ट काउजिंग एजेंट्स की बात करें या पैथोजन की बात करें, तो वो क्या होते हैं? कैपेबल ऑफ काउजिंग डिजीज। ये भी कैपेबल होते हैं किसी भी डिजीज को काउजिंग करने के लिए, ठीक है, तो किसी भी डिजीज से ग्रसित करने के लिए ये भी कैपेबल होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सच वायरस लाइक एजेंट स्टडीड सो फार आर वायरस और प्रेयॉन्स, ठीक है, वायरस और प्रेयॉन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वायरस लाइक होते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या है? वायरस जो होता है, वायरस में बी ऑफन रेफर टू एज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। वायरस जो है में बी ऑफन क्या है, रेफर करा जाता है कि स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन एजेंट होता है वायरस, है ना। बट देयर आर सम स्मॉलर कंसीडर्स ऑल्सो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कंटेंडर्स, है, अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा भी छोटे कंटेंडेंट्स होते हैं वायरस के, कौन होते हैं? सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ प्लांट डिजीज लैक, है ना, सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ प्लांट डिजीज लैक इवन एंड वायरल कोट एंड आर मेयरली स्मॉल स्ट्रिंग्स ऑफ प्लेन और नेक्ड आरएनए, है ना। तो वो क्या होते हैं, मतलब कुछ जो प्लांट डिजीज को, मतलब प्लांट में डिजीज काउजिंग करने वाले, तो वो क्या होते हैं? लैक इवन वायरल कोट क्या होता है उनमें? वायरल कोट नहीं होता है, एंड मेयरली स्मॉल स्ट्रिंग्स, और उसमें स्मॉल स्ट्रिंग्स टाइप प्लेन होता है, एंड क्या होता है? वो नेक्ड होता है। आरएनए क्या होता है? नेक्ड होता है। आरएनए के ऊपर किसी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्या वायरल कोट होता है ना, वायरल कोट, वायरल कोट नहीं होता है इनके ऊपर, है ना। कैप्सिड क्या था हमारे टीएमवी वायरस में? कैप्सिड क्या था? वायरल कोट था, लेकिन इसमें वायरल कोट नहीं है। दे आर बिलीव्ड टू बी मोर प्रिमिटिव वर्जन्स ऑफ ऑर्डिनरी वायरस। अगर मैं ऑर्डिनरी, आज के ऑर्डिनरी वायरस की बात करूँ तो ये और भी ज़्यादा प्रिमिटिव वर्जन है, ठीक है, किसके? वायरस के, मतलब और भी पुराने ज़माने के, बहुत एशियन टाइम के, या मैं कहूँ जब चीज़ों की शुरुआत हुई थी तब का ये वायरस है, हाँ, ऑर्गेनिज्म की, जीवन की, लाइफ की शुरुआत हुई थी तब का वायरस। तो these are believed to be more primitive version of ordinary virus. These particles with a small circular single stranded RNA, है ना। ये पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, है ना, सर्कुलर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंसीडर करता है, एंड डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन, है ना, डू नॉट कंटेन एनी प्रोटीन और कैप्सिड आर कॉल्ड वायरस, ठीक है। तो वायरस और वायरड में क्या अंतर हो गया? वायरस के पास आपका क्या होता है बताइए? आपका प्रोटीन होता है, वायरल प्रोटीन होता है, या मैं बोलूँ वायरल कोट होता है ना, लेकिन इसके पास किसी भी प्रकार का वायरल कोट नहीं होता, है ना, वायरल कोट नहीं होता। और प्रोटीन, या मैं प्रोटीन कहूँ, प्रोटीन का ही तो होता है बना वायरल कोट, है ना। तो प्रोटीन और किसी प्रकार का कैप्सिड नहीं होता, तो वैसे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम? वायरॉइड्स कहते हैं, ओके। द आरएनए मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन कोडिंग जीन, ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल किसी प्रकार का प्रोटीन कैरी नहीं करता, है ना, और ना उनके जीन में कोडिंग होती है इसकी, हाँ। In spite of being just RNA molecule without any protective covering, अगर मैं बात करूं RNA जो मॉलिक्यूल है बिना किसी प्रोटेक्टिव कवर के साथ, क्या होता है? वायरॉइड्स आर नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम, ठीक है। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड्स आर नॉट डिग्रेडेड बाय एंजाइम, वो किसी भी एंजाइम्स के द्वारा डिग्रेड नहीं होते। द रीजन इज दैट दे हैव वेरी टाइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उनके पास क्या होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब कहने का मतलब है ह्यूमन के एंजाइम्स हो गए या कोई भी हो गया जिसमें वो दाखिल होंगे, जिस होस्ट पे वो कब्जा करेंगे, देन वो उससे डिग्रेड नहीं होते। क्या है रीजन उसके बिहाइंड? तो उसके रीजन बिहाइंड है कि टाइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव इंटरनल बेस पेयरिंग, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, किसका? जेनेटिक, वो जीन का स्ट्रक्चर जो होता है वेरी टाइट स्ट्रक्चर होता है ना, जिससे कि क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, और इंटरनल बेस पेयरिंग जो होते हैं, मतलब उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। दस दे लुक लाइक रॉड। अब वो किसकी तरह दिखते हैं? रॉड की तरह दिखते हैं, हेलिकल दिखते हैं। रिजेंबल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, अगर मैं डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विद क्लोज्ड एंड, हाँ, और डबल स्ट्रैंडेड वाले कैसे होते हैं? क्लोज एंड होते हैं उनके, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के क्लोज एंड होते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट वायरॉइड्स काउज प्लांट
डिजीज, हाँ, लाइक पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर। एग्रीकल्चर रिसर्चर ने फाउंड करा कि वायरॉइड्स जो क्या करते हैं प्लांट में, जैसे कोई कौन सी बीमारी है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर हो गया, या टमाटोज में हो गया, या सिट्रस एक्सोकोटिस हो गया, है ना, एंड कुकुम्बर पेल फ्रूट हो गया, कुकुम्बर का पीला पड़ना। तो स्पाइंडल सॉरी पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड जो क्या कहलाता है, पीएसटीवी कहलाता है ना। तो पीएसटीवी क्या इन्फेक्ट करता है, बोथ पोटैटो एंड टमाटो, पोटैटो को भी इन्फेक्ट करता है एंड टमाटो को भी इन्फेक्ट करता है। दे कैन बी सीरियस एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ड्यू टू डिजीज काउज्ड बाय वायरॉइड्स। अगर अब कोई भी सीरियस एग्रीकल्चर करता है इकोनॉमिकली, तो वो किससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, देन वो वायरॉइड से होने वाले डिजीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं उनके। तो क्या होता है, रिसेंटली ए वायरॉइड हैज आल्सो बीन लाइक्ड टू हेपेटाइटिस डी। हाँ, और अभी अभी पता चला है कि ये जो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस से मतलब काफ़ी हद तक क्या होता है, वायरॉइड लिंक करता है ना, लिंक। तो देन हमने वायरॉइड्स पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या आ रहा है, प्रियॉन्स। क्या है, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या है, तो प्रियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रियॉन्स जो होता है आपका प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। क्या होता है, तो आर इन्फेक्शियस पार्टिकल डेट हैव ओनली प्रोटीन एंड डू नॉट हैव डीएनए और आरएनए। मतलब देखिए उसमें क्या था कि डीएनए था, आरएनए था, लेकिन उसमें क्या था, प्रोटीन लेयर नहीं था या प्रोटीन कोट नहीं था, है ना। लेकिन इसमें उल्टा है, जस्ट उल्टा, ठीक है। वायरस और प्रियॉन्स में क्या अंतर है, प्रियॉन्स में ये अंतर है कि इसके पास सिर्फ प्रोटीन होता है, इनके पास किसी प्रकार का जेनेटिक मेटेरियल नहीं होता है, यानी डीएनए और आरएनए नहीं होता है। तो क्या होता है, प्रियॉन्स आर प्रोटीन दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज। अब जो प्रोटीन है ना किसके पास, प्रियॉन्स के पास, तो वो उसी की एबिलिटी को यूज करके क्या करता है, डिजीज को ट्रांसमिट करता है ना। ए फाइंडिंग दैट हैज डिफाइंड साइंटिस्ट एक्सेप्शन, मतलब साइंटिस्ट के एक्सेप्शन की बात करें जब वो खोज रहे, तो क्या है, देयर इज स्टिल मच डिबेट अबाउट हाउ दे वर्क। और उस समय क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा डिबेट चल रहा था कि काम कैसे करता है, बट साइंटिस्ट थिंक इज रफ प्रोटीन डायरेक्ट द होस्ट एंड क्रिएट abnormal protein that can cause serious neurological disease in plants and human। अगर मैं बात करूं ये जो साइंटिस्ट ने ढूंढा, तो वो रफ प्रोटीन क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, होस्ट को में एबनॉर्मल प्रोटीन क्रिएट कर देता है ना, एबनॉर्मल प्रोटीन क्रिएट कर देता है, जो कि क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज में काउज होता है। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज से ग्रसित होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं हमारे एनिमल्स और प्लांट्स की, ह्यूमंस की बात करें, एनिमल और ह्यूमन में, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल किस में होगा भाई, ह्यूमन या एनिमल में होगा ना, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, प्लांट्स में न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते, है ना। तो प्लांट को ये वैसे भी नहीं इन्फेक्ट करने वाले हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज में जो भी है, जो काउज होता है, वो किसके वजह से होता है, ये प्रियॉन्स के बदले वजह से होता है। साइंटिस्ट सजेस्ट दैट दे स्प्रेड साइंटिस्ट सॉरी दैट दे स्प्रेड व्हेन वेट एक सेकेंड, पानी पी लो थोड़ा, गले में खराश हो गई थोड़ी। माफ़ी चाहते हैं वीडियो को बीच में रोकने के लिए, थोड़ा गला बैठ सा गया था। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो साइंटिस्ट ने सजेस्ट क्या किया कि जो ये व्हेन ए प्रियॉन्स कम्स इनटू कांटेक्ट विथ नॉर्मल वर्जन ऑफ द प्रोटीन एंड काउजेज द नॉर्मल प्रोटीन टू चेंज शेप्ड एंड बिकम ए प्रियॉन। क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोटीन होता है, जो ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर होता है, वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है किसके, बताइए, व्रियॉन्स के प्रोटीन में, सॉरी प्रियॉन्स के प्रोटीन में, देन वो क्या कर देता है, उस प्रोटीन को चेंज कर देता है, किसमें, प्रियॉन में चेंज कर देता है, किसमें, प्रियॉन में चेंज कर देता है। तो अनलाइक वायरस द प्रियॉन्स आर रेजिस्टेंट टू ए वाइड रेंज ऑफ केमिकल। समझिए, मतलब प्रोटीन को ही बदल दे, मतलब उसका कोई डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, किसी भी तरह का जेनेटिक मेटेरियल। क्या मेनली ड्रग हमारा किस पे टारगेट करता है, डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया, है ना। जेनेटिक मेटेरियल को किसी भी ऑर्गेनिज्म के, या फिर मैं बोलूँ ऑर्गेनिज्म लाइक पार्टिकल को मैं बोलूँ कि उसके जेनेटिक मेटेरियल को टारगेट करता है ना। लेकिन इसमें जेनेटिक मेटेरियल जैसी कोई बात ही नहीं है ना, जेनेटिक मेटेरियल जैसी कोई बात ही नहीं है। और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। और वो प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को डायरेक्ट एनिमल या ह्यूमन की प्रोटीन को डायरेक्ट वो प्रियॉन्स में बदल देता है। तो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल हो गया, फिजिकल ट्रीटमेंट लाइक हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो इसके लिए बहुत ही, मतलब इन सारे जो ये ट्रीटमेंट्स है ना, ये केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया,
ट्रीटमेंट लाइक हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सबसे वो क्या एक तरीके रेजिस्टेंट पा लेता है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रियन डिजीज के बारे में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डू यू रिकॉल हियरिंग अबाउट मेड काउ डिजीज, जैसे काउ पागल हो जाती है ना, गाय पागल हो जाती है, वो किसके कारण होते हैं, प्रियन के कारण है। दिस इज एन अलाइनमेंट दैट अफेक्ट द एनिमल ब्रेन्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द बोविन स्पॉन्जी फॉर्म एंसीफेलोपैथी बीएससी जो है ये किसकी वजह से होता है, ये देखिए ये लिखा पड़ा है बीएससी की वजह से, बिकॉज इट मेक्स ब्रेन अपेयर लाइक अ स्पॉन्ज, ब्रेन को क्या बनाता है, स्पॉन्ज की तरह बनाए, स्पंज की तरह है ना, स्पंज की तरह बना देगा। और क्या होता है, प्रियन डिजीज रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, है ना। और ये किस प्रकार का ग्रुप होता है, किस प्रकार का प्रोटीन का ग्रुप होता है, जो कि क्या करता है, नर्वस सिस्टम के को अफेक्ट करने का काम करता है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो। इन पीपल दिस कंडीशन इम्पेयर ब्रेन फंक्शन, क्या करता है, ब्रेन को इम्पेयर कर देगा, देन काउजिंग चेंजेस इन मेमोरी। अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि इंसान की जो मेमोरी है, मेमोरी लॉस होने लगेगा, या फिर वो कुछ चेंजेस होने लगेंगे, मेमोरी में कुछ चेंजेस आने लगेगा, पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, एंड क्या होगा, बिहेवियर में चेंजेस आएगा, एंड डिक्लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है। डेमेंटिया की बात करूं तो ये इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा, एंड एबनॉर्मल मूवमेंट्स, पर्टिकुलर डिफिकल्टी विथ कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, ठीक है, ये एटेक्सिया, ठीक है, मूवमेंट को कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट को एटेक्सिया कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, डिसबैलेंस करता है। तो इसका नाम दिया है क्रुड्सफेल्ड जैकोब जो डिजीज है। तो ये क्या है, ये इसी डिजीज के कारण ये सारे के सारे फंक्शन कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आने लगती है। तो ये लिखा है क्लासिक CJD की बात करूं, क्लासिक CJD की बात करूं, ये जो ह्यूमन प्रियन डिजीज होता है, ठीक है, पहले के जमाने में ह्यूमन प्रियन डिजीज, इट इज अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहलाता है, विद कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स, है ना। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक फीचर, दिस डिजीज इज रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड ऑलवेज फैटल, है। और क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी प्रोग्रेसिव होता है, एंड क्या होता है, और इसमें मरने के चांसेस इंसान के बहुत ही ज़्यादा होते हैं, है ना, इंक्रीज कर देता है। द डिजीज लेड्स डेथ यूजुअली विद इन 1 ईयर ऑफ वन सेट ऑफ इलनेस, अगर एक बार कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो 1 साल के अंदर ही वो इस डिजीज से मारा जा सकता है, इस बीमारी से, इस डिजीज से मारा जा सकता है। अब देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो वायरस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो अब एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, जनरल अकाउंट बिल्कुल ही समाप्त हो गया, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पे हम आ चुके हैं। तो क्या है, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज इन्फेक्शियस एजेंट डेट लीड टू मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है। वायरस जो है हमारा एक्सट्रीमली स्मॉल साइज इन्फेक्शियस एजेंट होता है, और जो कि हमारे इकोनॉमिक लॉसेस के लिए बहुत ही बड़ा उत्तरदायी होता है। दो वायरसेज आर इंपॉर्टेंट एज पैथोजन, ठीक है, वायरस हमारा पैथोजन की तरह इंपॉर्टेंट है, दे प्ले मेजर बेनिफिशियल रोल इन मेडिसिन रिसर्च एंड डायग्नोसिस, ठीक है, दोनों तरह के इसमें होता है, एक इकोनॉमिक लॉस भी होता है और एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। कैसे होता है, मेडिकल रिसर्च में हो गया, डायग्नोसिस में हो गया, है ना, तो इन सब चीज़ों में बेनिफिट्स भी होता है। अब देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स लॉस ड्यू टू वायरल डिजीज। अब मैं इकोनॉमिक लॉस की बात करूँ इसमें वायरल डिजीज के कारण, तो देखिए प्लांट डिजीज में क्या होता है, क्रॉप लॉसेज as a result disease caused by plant infecting viruses comes second only a fungal disease, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं बात करूं वायरस की, तो वायरस से ही सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, क्रॉप में लॉसेस देखने को मिलते हैं वायरल डिजीज़ के कारण है, देन उसके बाद हमारा फंगल डिजीज़ आता है प्लांट्स में। हाउएवर प्लांट वायरसेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। क्यों ऐसा होता है कि प्लांट वायरस को हमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, एक समय पे हम फंगल डिजीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, देन वायरल डिजीज को करना क्यों इतना मुश्किल होता है, प्लांट में कंट्रोल करना क्यों मुश्किल होता है। तो द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स आर सीवियरली अफेक्टेड बाय द वायरल डिजीज रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक लॉसेस, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है किस पे, फूड के ऊपर, फूड क्रॉप के ऊपर, वो सीवियरली अफेक्ट किसके होता है, वायरल डिजीज के कारण अफेक्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है उसका, इकोनॉमिक लॉसेस मिलता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। जब हम गेहूं की बात करें, मक्के की बात करें, अगर उसमें किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है तो देन उसके क्या होंगे, ग्रेन प्रोडक्शन में कमी आएगी, सिंपल सी बात है। और क्या होगी, पुअर क्वालिटी सीड, है ना, सीड की भी क्वालिटी क्या होगी, पुअर होगी, एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर फॉर
फाइटोसैनिटेशन एंड डिजीज कंट्रोल। अब मेरे को क्या है कि भाई उसको हटाना है, कि इसको वायरस को हटाना है, तो उसको फाइटोसैनिटेशन में या फिर डिजीज कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना होगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एज द प्लांट सेल वॉल इज थिक, अगर मैं बताऊं प्लांट वॉल का क्या है, प्लांट का सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है ना। पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू सेल इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो वायरस जो होता है प्लांट के अंदर दाखिल होता है या पेनिट्रेट होता है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल थोड़ा थिक होता है। फॉर द वायरस टू एंटर द सेल, अगर एक बार मतलब एंटर कर जाए सेल के अंदर, तो द प्लांट सेल वॉल हैज टू बी मशीनरी डैमेज, ठीक है। अब क्या होगा, प्लांट सेल वॉल क्या होगा, मशीनरी डैमेज हो जाएगा उनके अंदर, एंड दिस इज काउज्ड बाय आइदर इंसेक्ट और एनिमल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि देखें, आपने देखा होगा ना, इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट क्या करता है, अपने क्या कहते हैं, स्टिंग हो गया, स्टिंग के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू वो क्या करता है, प्लांट के अंदर उस वायरस को इंजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो होता है ना आपका थिक होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपका डायरेक्टली वायरस क्या हो वो उस प्लांट के अंदर लग जाए, ऐसा नहीं होता है। वो किसी ना किसी एनिमल के थ्रू या इंसेक्ट के ही थ्रू आएगा। आई बात समझ में आपको? क्योंकि सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो इन द मेजॉरिटी ऑफ द वायरस इन्फेक्टिंग क्रॉप्स, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ किस क्रॉप को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, मतलब किन के द्वारा इन्फेक्ट करा जाता है सबसे ज़्यादा, तो देखिए ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस बाय इंसेक्ट लाइक एफिड की बात करूँ या लीफ ऑफर की बात करूँ, लीफ ऑफर है ना। तो ये जो दो ऑर्गेनिज्म है ये सबसे ज़्यादा ये प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, ट्रांसमिट करते हैं, क्या वायरस का ट्रांसमिट करते हैं। क्या होता है, द इंसेक्ट एक्ट एज ए वेक्टर, ठीक है। इंसेक्ट किस तरीके से एक्ट करता है, वेक्टर की तरह एक्ट करता है ना। वेक्टर कहते हैं ना जो इन्फेक्शन को फैलाता है, ट्रांसमिट करने वाला वेक्टर कहलाता है, ओके। तो बाय पिकिंग अप वायरसेज ऑन देयर माउथ, क्या करता है वो माउथ में वायरस को पकड़े रखता है, एंड पार्ट एंड ट्रांसमिटिंग इट टू प्लांट्स, है ना। और जहाँ पे उसको ट्रांसमिट करना होता है उसी पे जहाँ जैसे अपना माउथ डालता है, देन वो क्या होता है, वो इंजेक्ट हो जाता है किसमें, प्लांट में। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द वेक्टर। अगर हमें देखिए सिंपली क्या है, अगर हमें वायरस से बचाना है किसी प्लांट को, तो हमें किसको टारगेट करना होगा, हमें एनिमल्स को टारगेट करना होगा, हमें इंसेक्ट्स को टारगेट करना होगा। तो क्या होगा, इंसेक्ट को टारगेट करने के लिए क्या यूज करना होगा, पेस्टिसाइड्स यूज करने होंगे, है ना। पेस्टिसाइड से हम क्या होंगे, कीड़ों को मारेंगे, तो क्या होगा, हमारे इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगा। जितने में हम अब गेहूं उगा रहे हैं, जितना हमारा न्यूनतम मिनिमम सेलिंग प्राइस है, देन वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ इन्फेक्शियस काउज्ड बाय प्लांट वायरस, ठीक है। जो दो ही मेन ज़्यादातर है हमारे इन्फेक्शियस काउज जो कि प्लांट वायरस में द्वारा होते हैं। तो पहला है हमारा मोज़ेक डिजीज़ हो गया, और दूसरा है कर्लिंग एंड डॉर्फिंग, ठीक है, जिससे पौधे छोटे हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, एंड कर्लिंग हो जाते हैं, लीव्स कर्ली हो जाते हैं। फ्यू ऑफ द प्लांट डिजीज काउज्ड बाय द प्लांट वायरसेज आर टबैको मोज़ेक वायरस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि टबैको मोज़ेक वायरस से ग्रसित होते हैं, और कुछ जो होते हैं पोटैटो वायरस से होते हैं, है ना, पोटैटो वायरस, एंड कुछ कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर में होने वाले मोज़ेक वायरस कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कहलाते हैं। तो मोज़ेक वायरस ऑफ कुकुम्बर एंड ल्यूटिस, है ना, एंड ल्यूटिस, इनमें भी मोज़ेक वायरस होते हैं। येलो डिजीज ऑफ पोटैटो, है ना, पोटैटो के लीव्स येलो होने लगते हैं। टमाटो बंची टॉप डिजीज, हाँ, ये भी एक प्रकार का डिजीज है। कॉटन लीफ कर्ल वायरस, LCV, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, वो उसमें क्या होता है, कॉटन लीव्स को कर्ली कर देता है, कर्ल कर देता है। और है तीसरा नेक्रोटिक डिजीज एंड ट्यूमर्स, है ना, ये सारे प्लांट्स में होने वाले डिजीज है। अब मैं एनिमल डिजीज की बात करूं, द एनुअल इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फुट एंड माउथ डिजीज FMD, ए डिजीज काउज्ड बाय वायरस इन इंडिया इज ह्यूज। सबसे ज़्यादा ये इंडिया में FMD डिजीज देखने को मिलता है। इससे सालाना कई रुपयों का लॉस होता है ना हमारे इंडिया में। द फुट एंड माउथ डिजीज काउज्ड बाय पिकॉर्ना वायरस इज highly contagious and can be spread rapidly in cloven footed animal, है ना। ये क्या है, ये जो फुट एंड माउथ डिजीज किसके द्वारा काउज होता है, पिकॉर्ना वायरस के द्वारा होता है। एंड क्या होता है कि ये कहाँ कहाँ फैलता है, ये क्लोवन फुटेड एनिमल में फैलता है। खूड़ वाले जो जानवर होते हैं ना, खूड़ वाले, क्या हो गया आपका, कैटल हो गया, जितने भी कैटल हो गया, या बफेलो हो गया, सिप हो गया, पिग हो गया, ये सारे खूड़ वाले जानवर होते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, एंड इज एंडेमिक इन इंडिया। अब देखा जाता है कि ये धीरे धीरे ये चीज जो है, जो हमारा आपदा था या फिर मैं कहूँ महामारी थी, ये धीरे धीरे एंडेमिक की तरफ चले, पैंडेमिक जो है हमारा एंडेमिक की तरफ जा चुकी है इंडिया में, ये एंड हो गया है, लगभग कम हो गई बीमारी। तो क्यों हुआ है, इसमें वैक्सीनेशन है। देखिए अभी बात करते हैं हम इसी के बारे में। वैक्सीनेशन के कारण ये चीज़ जो है एंडेमिक हो गई इसकी।
The economic losses caused by the FMD are because of loss decrease in milk production, है ना। इकोनॉमिक लॉस होता है, FMD जो होता है, FMD बीमारी से होने वाले क्या होते हैं, उसके जो टीट्स में हो जाते हैं, किसमें, काव हो गया, है ना, बफेलो हो गया, या फिर सिप हो गया, या फिर गॉट हो गया, तो इनमें क्या होता है, जहां वो टीट्स के पास हो जाते हैं, देन क्या हो जाता है, हमारा मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज इन द बॉडी वेट, और क्या होता है, बॉडी वेट भी डिक्रीज होने लगता है, लीडिंग टू रिड्यूस यील्ड ऑफ मीट। अगर मैं मीट के एज ए मीट के पर्पज से अगर यूज करा जाता है, जैसे हमारा पिग हो गया, या फिर सिप हो गया, या फिर गॉट हो गया, तो उनका क्या होता है, मीट भी रिड्यूस होने लगता है, मसल्स घटने लगते हैं उनके, देन क्या होता है, प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑफ वैक्सीनेशन। अब भाई सिंपल सी बात है, उस बीमारी से बचाना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी लगाना, तो उसके लिए हमें वैक्सीनेशन को भी पे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इन एडिशन टू दिस द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क से बने उत्पाद एंड मीट हाइड एंड स्किन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय कंट्रीज फ्री फ्रॉम द डिजीज काउजिंग रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। ठीक है, जो वहाँ पे बहुत सारे विदेशों में क्या होता है, एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट की क्वालिटी जो चेक होती है, अगर उसमें अगर इस वायरस का अगर मिल जाता है, प्रेजेंस मिल जाता है, तो देन वो क्या होता है, पूरा का पूरा कंसाइनमेंट तक वो कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो इससे और भी ज़्यादा हमें हमारे कंट्री को या किसी भी कंट्री को नुकसान होता है ना। अदर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज आर एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा, है ना। एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर मैं बर्ड फ्लू की बात करूं, वे भी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। तो ये बहुत बड़ा काउज होता है ना, देखते नहीं मुर्गी फार्म में जैसे होता है, मुर्गी फार्म में, कॉक फार्म में, इन सब में क्या होता है, अगर कोई बर्ड फ्लू से ग्रसित हो जाए तो पूरा का पूरा फार्म में मालिक को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। रेबीज हो गया, रेबीज किसके, कौन से वायरस से होता है, रैबिडो वायरस। बर्ड फ्लू किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन वायरसेस का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। बोवेन वायरल डायरिया की बात करें तो ये किससे होता है, पेस्टी वायरस से होता है। किससे, पेस्टी वायरस। न्यू कैसल डिजीज इन पोल्ट्री। अब ये नया कैसल डिजीज जो पोल्ट्री के अंदर फैला है, ये किसकी वजह से हो रहा है, पैरमाई, बोलिए पैरमाईऑक्सी, ओहो, पैरमिक्सो वायरस, बहुत ही ज्यादा अटपटा सा वर्ड होता है, जिससे कि बोलने में कंफ्यूजन होता है। खैर मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, आप खुद से प्रोनाउंसिएशन करिए, आप गूगल की मदद से करिए, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। मेन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि हमें चीजें याद होनी चाहिए, सही से पता होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, है ना। अब ह्यूमन वायरल डिजीज की बात करूं, ह्यूमन वायरल डिजीज में क्या है, द डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट्स ऑफ वायरल डिजीज such as AIDS, influenza, dengue, polio, diarrhea, smallpox and hepatitis are well known है। तो ह्यूमन वायरस जो है, जो ह्यूमन वायरल डिजीज है, ये देखिए इसमें बहुत सारी बीमारी दे दी, जैसे एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, है डायरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे बीमारी हमारे वायरल के वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है ना। देयर आर सम एमर्जिंग वायरल इन्फेक्शन विच अफेक्ट द हेल्थ सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, और कुछ ऐसे इमर्जिंग वायरस है जो कि पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम को चौपट करके रख दिए देशों के, है ना। लॉस ऑफ वेल्थ और हेल्थ, है ना, वेल्थ का भी लॉस हो रहा है और हेल्थ का भी लॉस हो रहा है। अमोंग दिस इज सडन इमरजेंस ऑफ द इबोला वायरस की बात करें, है ना, इबोला वायरस जो अफ्रीका में फैला था, देन वो क्या, विच काउजेज इंटेंसिव ब्लीडिंग इनसाइड द एंड आउटसाइड द बॉडी। क्या होता था, वो वायरस के आने से बॉडी के अंदर और बाहर एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होने लगता था। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान कह सकते हैं, इकोनॉमिकली लॉस कह सकते हैं, इसकी वजह से बहुत हुआ। और अनदर सच डिजीज काउज्ड बाय कोरोना वायरस, है ना। अब जो आजकल आपका कोरोना वायरस चल रहा है, डेट काउज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका कौन से वायरस से बिलोंग करता है, ये बीमारी कौन सी क्या है बताइए। वायरस तो आपका क्या है, कोरोना वायरस है, और आपका बीमारी क्या है, तो आपका सार्स है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना। तो ये आपका बीमारी है और ये आपका वायरस है, बीमारी याद रखिएगा, ठीक है। कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, बीमारी क्या है आपकी, सार्स है, SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2। अगला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन रिमेन्स द प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोलिंग वायरल डिजीज। अभी हमने देखा है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए हम सबने वैक्सीन लिया, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक बहुत बड़ा हथियार है किसी भी वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करेंगे, लॉसेस के बारे में बात कर लिया, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, वायरल से क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं। तो पहले ही हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन की बात आ गई, तो वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल डिजीज। ठीक है, वैक्सीन क्या प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है वायरल डिजीज से। द कन्वेंशनल वैक्सीन सिंथेसाइज यूजिंग लिव एटेन्यूएटेड
वायरसेस, है ना। कन्वेंशनल थिंग की बात करें, जैसे कि हमने स्मॉल पॉक्स का करा था, तो स्मॉल पॉक्स में क्या करा था, जिंदा ही हमने वायरस को इंजेक्ट कर दिया था व्यक्ति में, है ना, स्मॉल पॉक्स के वायरस को। तो और क्या करता है, किल्ड वायरस को मार दो, है ना, किल्ड मरे हुए वायरस को हम डाल दो, तो क्या होता था, इस तरीके से हम लोग वैक्सीन प्रोड्यूस करते थे। ट्रेडिशनल वेज है, हाँ। और आजकल तो एडवांस वे की तरीके से होता है, बस हम क्या होता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल हम क्या करते हैं, लैब में प्रोड्यूस करके उसी को हम इंजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है अब तरीके बदलते जा रहे हैं। जीन थेरेपी, दूसरा है जीन थेरेपी। वी ऑल नो दैट जीन इज रीजन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स ए फंक्शनल आरएनए और प्रोटीन प्रोडक्ट, है ना। जो आपका जीन वाला जो रीजन होता है उसमें क्या डीएनए इनकोड होता है ना, फंक्शनल आरएनए या फिर आरएनए की बात कर सकते हैं, या प्रोटीन प्रोडक्ट, जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट होता है वहाँ पे आपका सारा मिलता है जीन के पास। ए डिफेक्टिव जीन प्रोड्यूस ए डिफेक्टिव या नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट एंड काउजिंग डिजीज, ठीक है। अगर कोई डिफेक्टिव जीन होगा, भाई क्या होता है कि सारी बीमारियां जीन भी कैरी करती है ना। अब कोई वायरस है तो वायरस जीन के थ्रू भी ट्रांसफर होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, है ना। तो वही बात है कि जो जीन है, क्या नाम है, डिफेक्टिव जीन है, तो ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट जो है ये एक तरीके से डिजीज काउजिंग होता है। जीन थेरेपी इज द इंट्रोड्यूस ऑफ फंक्शनल जीन इनटू ह्यूमन सेल्स। जीन थेरेपी जो है इंट्रोड्यूस किया गया फंक्शनल जीन इनटू ह्यूमन सेल टू करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स बाय रिप्लेसिंग देम। और आजकल क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जो होता है, डिफेक्टिव जीन्स होता है, उसको किससे करेक्ट जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जीन थेरेपी करा जाता है ना। जैसे कोई अनुवांशिक बीमारी किसी ह्यूमन में चलती आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके जीन्स को चेंज करके उसके जो भी है क्या कहेंगे, जो भी होता है स्पर्म्स एंड ओवा, उनमें क्या कर सकते हैं, जेनेटिक्स को क्या है आजकल वो कैस्पर, हाँ कैस्पर टेक्निक है, जिससे कि हम जीन को कट करके हम दूसरे अच्छे जीन को लगा के हम कई सारी बीमारियों को हटा चुके हैं, अनुवांशिक बीमारियों को हटाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी इज लार्जली यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, है ना। ये जो कैंसर ट्रीटमेंट है ये भी इसमें बहुत ही ज़्यादा जीन थेरेपी का यूजेज होने लगा है ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन ब्लड कैंसर, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है किसमें, ब्लड कैंसर में होता है। और एक बात और बता दूं, आपका जो रेक्टेनल कैंसर होता है, रेक्टेनल कैंसर होता है कि क्या होता है, रेक्टेनल कैंसर ही होता है, हाँ। तो रेक्टेनल कैंसर की दवाई ढूंढी जा चुकी है, हाल में ही देखा है, जिसमें देखा गया कि काफ़ी लोगों में जो रेक्टेनल कैंसर जो दिया गया, रेक्टेनल कैंसर की दवाई दी गई, उसमें काफ़ी मतलब एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो गया था। और उस दवाई का नाम आपको बताऊं क्या था, डोस्टलिमैब था, ठीक है। ये एक तरह का इम्यूनोथेरेपी थी जिससे कि हटाया गया था। मतलब दवाई की मदद से अगर हम हटाते हैं किसी बीमारी को तो इम्यूनोथेरेपी कहलाती है। अगर हम जीन की मदद से हटाते हैं, यानी बुरे जीन को हटा के हम गुड जीन लगा देते हैं, डिफेक्टिव में से इफेक्टिव जीन लगा दें, तो देन क्या होता है, वो बीमारी खत्म हो जाती है। वही चीज़ अब देखिए कैंसर थेरेपी क्या है। सम वायरसेस दैट काउज कैंसर आर कॉल्ड ऑनको वायरस। क्या है, ऑनको वायरस जो है कैंसर काउजिंग वायरस होता है। वायरस कैन बी डायरेक्टली यूज टू प्रिवेंट कैंसर। वायरस जो है डायरेक्टली किसे प्रिवेंट करता है, वायरस कैन बी डायरेक्टली यूज टू प्रिवेंट कैंसर बाय बीइंग द सोर्स ऑफ एंटी कैंसर वैक्सीन, ठीक है। अब ये एंटी कैंसर वैक्सीन बनाया जाता है। एंटी कैंसर वैक्सीन कौन कौन से, वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, जैसे कि मैं बताऊं वैक्सीन की बात बताऊं हेपेटाइटिस बी के लिए, तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट क्या जो बनाया गया वो हमारा क्या वैक्सीन कहलाता है ना, एंटी कैंसर वैक्सीन जो है, ये सारे नाम है। एंड ह्यूमन पेपिलोमै वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें यूज़ करा जाता है, कमर्शियली अवेलेबल है। तो कुछ जो है वैक्सीन अवेलेबल है और कुछ के नहीं है। अब बैक्टीरियोफेज थेरेपी की बात करें तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट बैक्टीरियोफेजेस आर बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, है ना। क्या होता है बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरियोफेज क्या करता है ना, टी फेज क्या करता है, बैक्टीरिया को ईट करता है ना, इन्फेक्ट करके वो खत्म कर देता है वायरस को, ये बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। वायरस कौन, बैक्टीरियोफेज वाला वायरस। देयरफॉर बैक्टीरियोफेजेस कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। बैक्टीरियल पैथोजेंस को मारने के लिए बैक्टीरियोफेज ही काफ़ी है। दिस थेरेपी हैज़ बीन यूज्ड टू सक्सेसफुल ट्रीट स्टेफाइलोकोकल, है ना, स्टेफाइलोकोकल या मैं कहूँ ई कॉली, है ना, इचेरिया कॉली इन्फेक्शियस एंड अपीयर्स टू बी वेरी प्रोमिसिंग। मैंने पहले ही बता दिया था कि इचेरिया कॉली जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, देन उसको हम किसकी मदद से रिमूव करते हैं, बैक्टीरियोफेज की मदद से रिमूव करते हैं। और ये रिमूव वाला जो प्रोसेस जो कहलाता है वो क्या प्रोसेस है, बैक्टीरियोफेज थेरेपी कहलाता है। अगला है रोल ऑफ वायरस इन रिसर्च, ठीक है।
वायरस का जो रिसर्च में जो यूज़ है, तो देखिए किस तरीके से हम, क्या रोल है इनका। तो वायरस हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर रिसर्च एज दे इन्फेक्ट ऑल 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना। सिंपल सी बात है कि बैक्टीरिया जितने भी डोमेन है हमारे लाइफ फॉर्म के, उन तीनों डोमेन को हमारा क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो वायरस हैव द यूनिक एबिलिटी टू इंसर्ट जेनेटिक कंटेंट इनटू होस्ट सेल, है ना, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट कर देता है। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है ना। देयरफॉर आर कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोसीजर, है ना। और ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है या फिर रिसर्च प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है एज ए वेक्टर के थ्रू उसको इंसर्ट करके, मतलब चीज़ों का यूज़ करा जाता है। बैक्टीरियोफेजेस आर रूटीनली यूज्ड वायरल वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का रूटीनली यूज़ करा जाता है एज ए वायरल वेक्टर के यूज़ करा जाता है। द लैम्डा एंड M13 फेज जो है, लैम्डा एंड M13 फेज है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ई कॉली फेजेज। ई कॉली फेजेज में क्या होता है, ई कॉली के लिए इस्तेमाल करने के ई कॉली फेजेज भी है जो ई कॉली को इन्फेक्ट करता है ना। तो ये सारे नाम है, लैम्डा हो गया, M13 फेज हो गया या फिर ई कॉली फेज हो गया, ये सारे कॉमनली यूज वायरस है जो कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में दिखता है। या फिर बायोटेक्नोलॉजी, आजकल बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगा है ना। पहले 2014 में $10 बिलियन का होता था, आज के समय में $80 बिलियन का हो गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अभी जो इन्वायरमेंट बहुत तरह तरह की बीमारियां आ रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ ये बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आगे है वायरस बेस्ड डायग्नोसिस। वायरस हैव मेजर रोल इन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक साउदर्न ब्लोटिंग। वायरसेस के पास जो होता है मेजर रोल इन डायग्नोस्टिक टेक्निक में, जैसे साउदर्न क्लोटिंग जो हो गया है, क्लोनिंग हो गया, वायरस का क्लोनिंग करना, डीएनए और आरएनए रीसीक्वेंसिंग ऑफ डिजीज है। भाई सिंपल सी बात है, आरएनए हो गया, डिजीज कोई सा भी डिजीज है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को हमें पहले सीक्वेंस में करना पड़ता है, जेनेटिक मटेरियल को कोड करना होता है ना, देन तभी तो हम वैक्सीन हो गया, इन सब दवा हो गए, दवाई वगैरह, तभी तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। एंटीवायरल ड्रग्स हो गए, इन सबका प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें उनके क्या करना होगा, डीएनए सीक्वेंसिंग करना होगा। तो ये वायरल बेस्ड डायग्नोसिस है ना। वायरस आर यूज्ड एज ए वेक्टर इन दिस टेक्निक। वायरस फिर से इसमें क्या होता है, वेक्टर की तरह इस्तेमाल करा जाता है। फिर उसके बाद है वायरल बायोपेस्टिसाइड्स। ये क्या है, दे आर मच लेस सिग्निफिकेंट देन बैक्टीरियल पेस्टिसाइड। और ये क्या होते हैं, बहुत ही बैक्टीरियल पेस्टिसाइड से बहुत ही ज़्यादा मतलब कम सिग्निफिकेंट होते हैं। बट रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट ऑन वेरियस वायरसेस पोटेंशियल बायो कंट्रोल एजेंट्स इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना। अब जो ये रिसर्च स्टार्ट हो रखा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है वेरियस वायरसेस के ऊपर, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है वो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा इनसे रिजल्ट देखने को हमें मिलेगा, है ना। बैक्यूलोवायरस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वायरस। बैक्यूलोवायरस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वायरस का, जो कि किस तरह के बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ करा जाता है ना। तो ये एक नाम है, याद रखिएगा, बैक्यूलोवायरस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SAQ2 में कुछ ये क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज अल्टरनेट करेक्ट वर्ड चुनना है, ठीक है। तो ये देखिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो देन आपको ये करने में बहुत ईजी होगा। हाँ, आप चाहे तो मेरे को ये नहीं, आप क्या बताएंगे, मतलब आप ठीक है, आप एक एक करके इनका उत्तर दे सकते हैं, आप कमेंट में इन सभी का उत्तर करके बताइएगा। हाँ, ये मैं आपको छोड़ दूं या फिर मैं बता दूं, चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने करा है तो वो, चलिए मैं बता देता हूँ। द थेरेपी इन विच वायरस कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। अब कौन सा थेरेपी है जिसमें वायरस का डिस्ट्रक्शन करा जाता है, जो कि बैक्टीरियल पैथोजेंस के ऊपर, है ना। तो बैक्टीरियल पैथोजेंस जो है, वायरस जो होता है बैक्टीरियल पैथोजेंस को डिस्ट्रक्शन में काम आता है। तो कौन सा थेरेपी है, तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरियोफेज थेरेपी है, जिसमें क्या होता है, हम बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए वायरस का यूज करते हैं, एज ए वेक्टर यूज करते हैं। अब रेबीज इज काउज्ड बाय, रेबीज किससे होता है बताइए, पिकोरना वायरस या रैप्डो वायरस? हाँ, रैप्डो वायरस से होता है, ठीक है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। टबैको मोज़ेक वायरस की बात करूं, TMV इज क्या होता है, DNA होता है या RNA होता है? तो शुरुआत हमने किससे करा था, RNA वायरस से करा था। तो RNA वायरस क्या था हमारा,
टबैको मोज़ेक वायरस ही आरएनए वायरस होता है। हाँ, एंजाइम रिक्वायर्ड बाय द वायरसेस सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में से एंजाइम के थ्रू जो रिलीज होता है कौन, वायरस, तो वो कौन से एंजाइम से रिलीज होता है, याद करिए सैलिसिलिक एसिड था, हाँ याद आ रहा है, उसके क्लिप्स में चिपका हुआ होता है क्या, न्यूरोएमिनिडेज, है ना, न्यूरोएमिनिडेज सेल से रिलीज होने के लिए यूज होता है वायरल एंजाइम एज ए रिलीजिंग एंजाइम है। और अगला है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर क्लासिफाइड अंडर, बताइए पॉजिटिव स्ट्रैंड वाला जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस किस में क्लासिफाई करा गया, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन याद है तो एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज़ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके सारे क्लासेस को याद कर लीजिएगा, 7 क्लासेस, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप याद कर लिए, समझ लीजिए अच्छे से। तो ये 4th क्लास में था, हाँ 4th क्लास में बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के बारे में बताया गया है। अगला है छठा, a layer of protein present between nucleocapsid and envelope is called the matrix कहलाता है, spike कहलाता है, बताइए a layer of protein present between nucleocapsid and envelope, और nucleocapsid के बीच में क्या होता है बताएंगे आप, ये आप कमेंट में करके बताइएगा, बहुत आंसर छोटा सा है, ठीक है। और ये समरी चाहें तो समरी आप पढ़ सकते हैं, समरी से आपको जो पीछे के जितने भी हमने पढ़े हैं सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, सब चीज़ अच्छे से आ जाएगा, है ना। ये समरी वगैरह आप चाहे तो बिल्कुल इस पर टाइम दे सकते हैं। 7 क्लासिफिकेशन, 7 क्लासेस, ये देखिए बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, डीएनए आरएनए इन सबको सब ग्रुप में जो करा गया था, ये सारे के सारे हैं। ये टर्मिनल क्वेश्चन में देखिए क्या है, इनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। प्रियॉन्स क्या होता है, प्रियॉन्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, वायरस के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, एंड वायरस क्लासिफिकेशन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए, हैं वायरल एनवेलप के बारे में, या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। केमिकल, ये देखिए ये सिर्फ इसके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। वायरस के बाद क्या होता है बताइए, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस का क्लासिफिकेशन लिखना है, साथों के साथ क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ये वायरल एनवेलप के बारे में लिखना है ना, वायरल एनवेलप किससे बना होता है आपका, किससे बना होता है बताइए, हाँ ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है वायरल एनवेलप, है ना। और इसी के ऊपर स्पाइक्स जनरेट होते हैं ना, तो इस चीज़ के बारे में अच्छे से लिख दीजिएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस लिख दीजिएगा, हाँ किस तरीके से लॉसेज होते हैं, किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, तो इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नोट होना चाहिए, 50 वर्ड्स में आपका काम हो जाना चाहिए। हाँ अब एक डायग्राम बनाना है, वायरस का स्ट्रक्चर बनाना है, डायग्राम बना के आपको उसके सारे के सारे वो पार्ट्स वगैरह लिखना है ना, आपका वो सिंगल वाला जो वायरस था आपका वो बना लेना। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए को आपको डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो आप इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करिए, अच्छे से वर्ड में लिखिए। बाकी ये आपका चैप्टर मेरी तरफ से होता है समाप्त, है ना। ये चैप्टर हो गया समाप्त। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, ये कौन सा यूनिट है हमारा, ये बताइए। ये हमारा वायरस जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हाँ ये माइक्रोब्स का था, माइक्रोब, तो कहने का मतलब है हमें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर ये चैप्टर हो चुका है। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, आप चाहते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊं उस पर, है आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स कराऊं, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको आंसर आपको एक लिखित रूप में आपको दे दूं, है ना, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता सकते हैं। आपकी मैं पूरी हेल्प करने को तैयार हूं, बस आप बताते चलिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वायरल रेप्लिकेशन। क्या है वायरल रेप्लिकेशन, यहाँ पे देखते हैं हम, वायरल रेप्लिकेशन है वायरस का रेप्लिकेशन, वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है ना। तो अगला चैप्टर को बिल्कुल ही हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, तो देन हमें अगला चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये पूरा का पूरा यूनिट समाप्त हो चुका है। ये चौथा पार्ट था हमारा, चौथा पार्ट में हमने 4 पार्ट में क्लियर कर दिया, है ना। तो यानी 4 घंटे की क्लास होगी आपकी, 4 घंटे में पूरा का पूरा आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और भी है यूनिट, तो ये सारे एक एक करके यूनिट्स खत्म हो जाएंगे। हाँ तो सिंपल सी बात है, आपको चाहिए टाइम, है ना, तो टाइम चाहिए बस। 4 घंटे में आपका अगर एक यूनिट समाप्त होता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ आप चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, तो आपका और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जो भी मतलब अपने वर्क शेड्यूल में बिजी होते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अब मैंने सोच लिया है कि आप सपोर्ट करो या ना करो, मतलब एट द एंड जब किसी के पास पहुंचेगा तब तो वो
वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करके जाएंगे, ये तो मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। बट जब पहुँचेगा, मुझे पता है ये पहुँच जाएगा, आज ना कल आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर इस चीज़ को ढूंढेंगे। हाँ, वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, लेकिन इस क्वालिटी के आपको नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो देन आपको अगर लर्न करना है, चीज़ें को समझना है, सिर्फ एग्ज़ाम या फिर पास करने के लिए पढ़ना है, तो देन उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो जिसे समझना है ना, डीपली स्टडी करने आए हैं वो, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है ये वीडियो। हाँ, तो अगला चैप्टर हमारा वायरस का रेप्लिकेशन है। आपको ये वीडियो बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। तो आप ज़्यादा कुछ मत करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।